सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग रेनेगेड मॉडल को नहीं बल्कि एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि स्टार्ट भी हुई या खत्म भी हो गई और हम लोगों ने उसे लास्ट के दौरान देखा। लेकिन ओवर द डिवाइड के बारे में जो भी बातें कहूँ उतनी ज़्यादा ही कम है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर में ऑलरेडी एक फुल रिव्यू वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन अपलोड नहीं किया, क्योंकि होगा कुछ रीजंस, हम लोग जल्दी उसे अपलोड कर देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 को। जी हाँ, हमें इसका नॉवेल्स मिल चुका है। नॉवल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सीजन 1 में जो स्टोरी दिखाई है ना, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ निंग चुआन जियो के उस अगले एडवेंचर्स के लिए। साथ ही साथ निंग लिंग भी काफ़ी अच्छी लगी, और तुम्हें पता है कि ब्यूटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब निंग लिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जाओ जाइनर, इसके साथ साथ मिस लू, इन दोनों के बारे में जितना कहे उतना कम है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी इस वीडियो को ऊपर में क्लिक किया है, क्योंकि एक नई सीरीज़ को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने सीजन 1 के एंड के दौरान देखा कि जैसे निंग चान जू ने उस बड़े से मॉन्स्टर को वहाँ पे मार दिया अपने बिग ब्रदर की उस स्वॉर्ड की मदद से, तो उसके बाद ये सभी के सभी लोग एक बेड पे पड़े हुए थे। मतलब एक ही रूम के 3 बेड के ऊपर में पड़े हुए थे। तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि वहाँ पे निंग चान जू अपनी ही छोटी सिस्टर के साथ लड़ रहा था, उधर में जाओ जन बड़े मॉन्स्टर के साथ लड़ रही थी। बाद में आके ये उन दोनों से लड़ता है और बहुत ज़्यादा झोल-झाल था, जिसकी वजह से ये तीनों ही बहुत ज़्यादा घायल थे। इसके साथ साथ मिस लू ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिकवर कर दिया। एंड इसके बाद वहाँ पे वो ऑफर करती है निंग चान जू, इसके साथ साथ हम लोगों की निंग लिन को, कि तुम दोनों चलो मेरे से, तुम वहाँ पे जाके कल्टीवेशन करना। और निंग लिन के थोड़े से फोर्स करने के बाद में यहाँ पे चान जो भी उस चीज़ के लिए मान जाता है। इसी दौरान हम लोग का वो जो सीज़न था वो वहीं पे एंड हो गया। तो आखिर सीज़न के बाद में होने क्या वाला है? सीज़न के बाद के वो जो चैप्टर्स है उसके अंदर में हम लोग को अभी भी इसी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी स्टोरी को बिल्डअप किया जा रहा है। इसी दौरान यहाँ पे वो तीनों काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुके थे, और हमें दिखाया जाता है च्वांग जियो को, जिसके पास में निंग लिंग आती है एक किताब को लेके। एंड उसने यहाँ पे पूछा कि सीनियर ब्रदर, मैं इस किताब के अंदर में जो भी चीज़ें को प्रैक्टिस कर रही हो, क्या वो बिल्कुल सही है? मतलब इसके अंदर में कोई गलती तो नहीं ना है? मुझे कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी? और काफ़ी वाहियात सवाल था। लेकिन यहाँ पे चान जू ने बताया कि इस किताब के अंदर में जो भी जैसे दिया गया तुम उस चीज़ को कल्टीवेट करो, ये बिल्कुल सही है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स लगे तो तुम आके मुझसे पूछ सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे निंग लिन एक और सवाल पूछती है कि मैं ऑलमोस्ट 14 साल की हो चुकी हूँ, तो मैं अगर अभी कल्टीवेट करना शुरू करूँगी तो क्या मैं अच्छे से कल्टीवेट कर पाऊंगी? कहीं मेरा उम्र ज़्यादा तो नहीं ना हो गया? इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे निन चान जू ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद उसने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक गांव था, वहाँ पर एक फार्मर खेती करता था, लेकिन सडनली एक साल वहाँ पे बारिश नहीं हुई, जिस वजह से उसकी फसल खराब हो गई। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन एक रात वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला किया, और उन सभी मॉन्स्टर्स को उस फार्मर ने अकेले मार के हरा दिया। जिसके बाद एक बड़े से सेट ने उसे चुन लिया और वहाँ पे कल्टीवेट कराना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद इन फ्यूचर चल गया वो पर्पल कोट रिल के अंदर में भी एंटर कर गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर तुम कभी भी कल्टीवेट करना स्टार्ट करो तो तुम्हारी कल्टीवेशन एनहांस करेगी, इन फ्यूचर चल के तुम पावरफुल बन सकते हो। एंड चुआन जो इस स्टोरी के मोटिव से यहाँ पे निंग लिन को समझाना चाहता था कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई है कल्टीवेट करने के लिए, वो अभी भी कल्टीवेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर निंग लिन एक सवाल फिर से पूछती है कि मुझे तो फार्मिंग नहीं आती, तो मैं कैसे पर्पल कोड में पहुंचूंगी? इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे चुआन जो अपना सर पीटने लगता है, क्योंकि उसका स्टोरी का मतलब कुछ और था और निंग लिन समझती कुछ और है। तो यहाँ पे चान जू ने बोला तुम चुपचाप जाकर कल्टीवेट करो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो तुम आके मुझसे पूछ लेना। इसके बाद यहाँ पे निंग लिन अपना छाती ठोक के वहाँ से कल्टीवेट करने के लिए चली गई। लेकिन इसी दौरान जब ये दोनों यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो तुम्हें याद होगा कि जाओ जानर भी इन्हीं के रूम में थी। तो उस दौरान जाओ जानर यहाँ पे प्रेजेंट थी, जिसके बाद निंग लिन की और चुआन जू की, मतलब दोनों बड़े भाई छोटे बहनों के बीच में ये जो बातचीत हो रही है, इसे सुन के उसका दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि पता ना वो थोड़ी रूड टाइप की है, क्यूट बात उससे हजम नहीं होती, जिस वजह से वो यहाँ पे करके चली जाती है। ज़ाज़ानर इस सिचुएशन के दौरान पहुंच चुके थे उसी बैनन ट्री के पास में, एंड वहां पर जाके वो उस बड़े से माउंटेन्स के बीच में देख रही थी कि किस तरीके से सनसेट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस शान से जाओ सिटी के अंदर में, सॉरी जाओ एम्पायर के अंदर में। इसी दौरान वहाँ पे उसके हाथों के अंदर में, मतलब बॉडी के आसपास से काफ़ी तेज़ ब्लैक एनर्जीज रिलीज होना शुरू हो जाती है, और वो सभी एक जगह पे इकट्ठा कंडेंस होकर बन जाता है वही ब्लैक टाइप का वो मिलियन बर्ड, जो कि लास्ट में हम लोगों को जाओ जाना के साथ में नजर आया। जाओ जाना उस चीज़ को देख के वहाँ पे उतना ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो एडमिरेशन से देख रही थी कि हाँ मैंने एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है। जिसके बाद उसने बोला कि मैं आज से तुम्हें जियो जियो के नाम से बुलाऊंगी। जियो जियो नाम हम लोगों ने और भी कई सीरीज में सुन रखा है, जैसे कि द ग्रेट रूलर के अंदर। इसी दौरान यहाँ पे जाओ जैन उसी बर्ड के ऊपर में बैठ के उड़ना स्टार्ट कर देती है, मतलब अब वो चली जाती है वापस से अपने जाओ सिटी के अंदर में। इसके बाद ही तकरीबन 2 से 3 दिन बीत चुके थे, मतलब अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है कि ये लोग इस सिटी को छोड़ के जाएंगे उस सेट के अंदर में कल्टीवेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जाओ जानर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल अपने गेट पर, वैसे गेट के ऊपर में टिक के खड़ी थी, एंड वो कुछ सोच रही थी। तभी सडनली वहाँ पे निंग चान जू आता है, उसके साथ में वो दोनों भी थे, मिस लू और निंग लिन भी। एंड ये सभी लोग वहाँ पे कहते हैं कि अब फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं।
इसके बाद यहाँ पे ज़ाओ ज़ायनर ने बोला कि याद रखना कि 3 सालों बाद हम लोगों के बीच में क्या होने वाला है, तो इस बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आशा करती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसके साथ-साथ उसने ये भी बोला और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरी पावर्स 3 सालों बाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि मैं मिस लू को भी सरपास कर चुकी होंगी, तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक्चुअली में यहाँ पे ज़ाओ ज़ायनर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो अपने वर्मिलियन बर्ड के ऊपर बैठ के आ रही थी, तब उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर में वो जो पर्पल की है धीरे-धीरे कंडेंस हो रही है एंड वो एक शेप ले रही है जो कि था पर्पल कोट। मतलब जल्दी उसे और भी ज़्यादा अगर वो कल्टीवेट करेगी तो वो आसानी से पर्पल कोट ड्रीम के अंदर में ब्रेक थ्रू कर सकती है। इनफैक्ट अगर उसने यहाँ पे डिमोनिक मॉन्स्टर पिल को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो उस पर्पल कोट के अंदर में धीरे धीरे करके आगे रैंक में जाती रहेगी। यही कारण था कि उसकी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है वो उसके सामने काफ़ी अच्छी से नज़र आ रही थी। यही कारण से उसने यहाँ पे निंग च्वानजू को सीधा धमकी दे दिया कि तैयार है ना, 3 सालों बाद मैं तुम्हारी फाड़ देने मतलब मार के ठीक कर देने वाली हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे निंग च्वानजू बोलता है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें हरा दूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे ज़ाओ ज़ायनर ने बोला कि उस सेट के अंदर में जाके सबके सामने ढिंढोरा मत पीट देना कि तुम ज़ाओ ज़ायनर के फियांसे हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी सेट के अंदर में आके तुम्हें बुरा वाला मार मारूंगी और मैं खुद ही 3 सालों बाद आके इस एग्रीमेंट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दूंगा। जिस चीज़ को सुनकर वहाँ पे ज़ाओ ज़ायनर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती, मतलब थोड़े से कन्फ्यूजन टाइप के उसके एक्सप्रेशन वहाँ पे बन गए थे। वैसे वो एक टाइम के लिए एग्रीमेंट को कैंसिल भी करना चाहती है और एंगेजमेंट रखना भी चाहती है, मे बी। इसी दौरान यहाँ पे मिस लू बोलती है कि अब हम लोग का टाइम हो चुका है जाने का। इसके बाद यहाँ पर वो जो सेडान गाड़ी, हाँ, नॉवेल्स के अंदर में वो जो गाड़ी थी उसको सेडान बोला जा रहा है, तो शायद से उसको सेडान ही बोलते होंगे। तो वो जो सेडान थी वो वहाँ पे अचानक से अपीयर हो गया, उड़ता हुआ आता है। जिसके बाद यहाँ पर वो तीनों के तीन उसके ऊपर में चढ़ जाते हैं एंड वो लोग वहाँ से जाने लगे। इस दौरान टाटा बाय बाय वाला सीन वहाँ पे नहीं दिखाया जाता। इसके बाद मिस लू उन सभी लोगों को उड़ाते हुए उस माउंटेन्स के पास में पहुँचती है जहाँ पर एक्चुअली में वो सेट था। लेकिन जब वो लोग उस जगह पे पहुँचते तो देखते कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ा सा पर्दा है और उस पर्दे के आर पार में सब कुछ नजर आ रहा था कि वो कुछ भी नहीं था पर्दे के पीछे। लेकिन इसके बाद ही मिस लू जैसे ही अपने सेडान को उसके अंदर में एंटर कराती है तो एक अलग ही दुनिया में वो लोग पहुंच गए। मानो जैसे कि वो लोग एक दूसरी टेलीपोर्टेशन टाइप का गेट था, वो कहीं और उन लोगों को लेके चला आता है। तो यहाँ पर मिस लू ने बताया कि ये जो कर्टेन्स है वो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, अंदर से तुम बाहर का सब चीज़ देख सकते हो, लेकिन बाहर से तुम लोग को अंदर का कुछ भी नहीं नजर आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ है। इसके बाद ही मिस लू उन लोगों को उड़ाते हुए और भी ज्यादा डेप्थ के अंदर में ले आती है। तो वहाँ पर निंगलिन नीचे की तरफ में झाँक रही थी क्योंकि वो जो सेडान है वो काफी ज्यादा ऊपर में उड़ रहा था और निंगलिन तुम्हें पता ना, गरीब घर वाली कभी ऐसी गाड़ी में बैठी नहीं थी, जिस वजह से बच्ची है तो वो आसपास में देख रही थी, उस चीज़ों को गौर कर रही थी, लेकिन स्टिल उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सेडान से नीचे ना गिर जाए। वहाँ पे कई सारे क्रेन्स उड़ रहे थे, आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा शांत और अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन तुम्हें पता ना एक हेवेंस टाइप का जो फीलिंग होता है उस टाइप का फीलिंग वहाँ पे दे रही थी। इसके बाद ही वो लोग ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं एक माउंटेन पीक के ऊपर में। निंग च्वानजू वहाँ पे देखता है कि कई सारे डिसाइपल्स जो कि व्हाइट और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। उसके साथ साथ वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जो कि लंबी सी थी, सुंदर सी थी, अच्छी लग रही थी, वो वहाँ पर खड़ी थी। तो वहाँ पर जैसे ये सेडान गाड़ी रुकती है तो वो मिस लू के पास में भाग कर आती है और उसे ग्रीट करती है। जिसके बाद मिस लू ने बताया कि 2 नए डिसाइपल्स आने वाले हैं, जो कि एक आउटर डिसाइपल होने वाला है और एक कोर डिसाइपल जिसे मैं पर्सनली ट्रेन करने वाली हूँ। तो इन दोनों का जो टोकन है, रूम वगैरह, तुम इसे दिला दो। इसके बाद यहाँ पे मिस लू मुड़ती है इन दोनों की तरफ, उन्हें बताती है कि इस माउंटेन्स के ज़्यादा डेप्थ के अंदर में मत जाना क्योंकि वो बर्डन इलाका है। इसके साथ साथ तुम लोगों को एक दूसरी जगह दे दी जाएगी जहाँ पर तुम लोग आराम से रह सकते हो एंड जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो तो तुम लोग आराम से जाके किसी से भी पूछ सकते हो। इसके साथ ही हम लोग का वो जो चैप्टर था वो वहीं पर एंड हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। करेंटली मैं जो एपिसोड रिलीज कर रहा हूँ उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स इसके ऊपर में अच्छा रहा, लाइक्स अच्छे रहे, कमेंट्स अच्छे रहे, तो फिर हम लोग इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट के आसपास में ले सकते हैं। सो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर में डिपेंड करता है इसका फ्यूचर। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर में दबा के लाइक दिखाओगे, इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी करोगे। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।